तो नेक्स्ट टॉपिक डाल दो, एक्सेलरेशन इन एसएचएम। वेलोसिटी का हार्मोनिक नेचर समझ लिया था हमने कि वैसे कैसे वो साइन फंक्शन की तरह बिहेव करती है, राइट। अब एक्सेलरेशन का समझते हैं। ये तो हमें पता ही है, हमने निकाला था। एज वी नो दैट कि वेलोसिटी आई थी हमारी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब एक्सेलरेशन निकालना मुश्किल काम है, इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट है। तो आपको पता ही है एक्सेलरेशन निकालना है, दैट इज ए ओमेगा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, आप क्या आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ये ओमेगा टी फर्दर डिफरेंशिएट होगा और एक और ओमेगा मिलेगा आपको, राइट है। तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और आप अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले लिख दें तो ए साइन ओमेगा टी को देखो आप क्या लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, पक्का। हाँ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, ओमेगा स्क्वायर वाई। ये भी ठीक है, डन। आओ देख ले टाइम के साथ कैसे चेंज होगा ये। तो यहाँ पर टाइम और फिर एक्सेलरेशन। हमने टाइम को 4 पार्ट में ब्रेक किया था। 4 पार्ट कौन से, 0, 3t/4, तो 5 हो गए। हाँ तो शुरू कर रहे हैं ना यहाँ से 0 से, ठीक है। अब मुझे बताओ t जब 0 होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से देखो और बताओ। 0 होगी यार, कमाल है, राइट नहीं है। 0 पुट करो साइन 0 और 0 ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाना है, 0। फटाफट से t/2 पुट करो और बताओ क्या आएगा, जल्दी फास्ट। अब तक तो हो जाना चाहिए था। साइन ओमेगा की जगह 2π/t पुट करेंगे और t की जगह क्या आएगा t/4। t से t कैंसिल, ये 2 टाइम में कैंसिल। साइन 90 वैल्यू कितनी 1, तो मतलब माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, राइट है। तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ए कौन सा, कैपिटल ए, राइट है। कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है, स्मॉल ए एक्सेलरेशन है, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है, राइट ना। बहुत अच्छे। तो क्या मैं कह दूं ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है बिकॉज एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर वाई। अब बॉडी कितनी एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में घूम रही है वो तो कांस्टेंट है, राइट ना। वाई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ए, और वाई की मैक्सिमम वैल्यू ए हो सकती है। वाई जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या, उसका एम्पलीट्यूड, राइट है। बहुत अच्छे। तो ये जो आया इसको आप एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो क्योंकि ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है, सही बात है। ओके, t/2 पुट करो एज इट इज और बताओ क्या आएगा, 0 पक्का। तो 180 मतलब 0, बहुत बढ़िया। ये करो ए ओमेगा स्क्वायर, बहुत अच्छे। और t पुट करोगे तो 0, बहुत गजब। क्या किसी को दिख रहा है कि ये भी SHM जैसा ही है, ये भी साइन फंक्शन पे चिपक मतलब लग जाएगा बनाए तो। बहुत बढ़िया। ग्राफ बना के दिखाएं, बना देते हैं, क्या दिक्कत है। ए एक्सिस पे रख दो एक्सेलरेशन, एक पे रख दो टाइम, 0 t/4, ठीक है। 0 पे 0, t/4 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ना, और t/2 0, फिर ए ओमेगा स्क्वायर और फिर 0, राइट है। ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। वेव में आपको पता ही है, 9th क्लास में जब आपने साउंड चैप्टर पढ़ा था तो आपको पता था कि डिस्टरबेंस जहाँ पर मैक्सिमम होती है उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं हम। यही होता है ना एम्पलीट्यूड। ये ग्राफ किसका, एक्सेलरेशन का है, तो एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड है ये क्या, ए ओमेगा स्क्वायर, राइट। फटाफट से लिख लो, आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. याद करो हमने एक पार्टिकल माना था जो ऑसिलेट कर रहा था वाई एक्सिस पे, राइट है, और हमने इसी के अलोंग सर्कुलर मोशन लेट किया था कि बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, पर हम जब उसका प्रोजेक्शन लेते हैं तो वाई एक्सिस पे हमें एक ऑसिलेशन मिलता है. सही बात है, बहुत अच्छे. तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट एक्स की टर्म में ले रहे थे, पर अब हमें वाई की टर्म में देखना पड़ेगा. अरे हाँ है ना. और इसी वाई की वैल्यू बढ़ते 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 ए हो जाती है, फिर कम होते हुए ज़ीरो हो जाती है, फिर बढ़ते हुए माइनस ए होती है, फिर कम होते हुए ज़ीरो हो जाती है. हमें निकालना है कि इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है, या फिर टाइम पीरियड किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा. क्या ऐसे फैक्टर है जिन पे टाइम पीरियड डिपेंड करने वाला है. टाइम पीरियड तो समझते ही हो आप, एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है, मतलब जो टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में. तो मैं क्या कह दूं कि इस पोजीशन से चल के वापस इस पोजीशन पे आने में जितना टाइम लग रहा है, तो नहीं, वापस तो ये हाफ साइकिल बाद आ जाएगा ना, राइट है ना. कंप्लीट साइकिल का मतलब है जब दोबारा आएगा यहाँ पे, राइट है. यहाँ पर हर एक पोजीशन पे बॉडी दो बार दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है. सही बात है ना, बहुत अच्छे. तो टाइम पीरियड निकालने के जो अप्रोच अभी बता रहा हूँ ये ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ जहाँ पर बॉडी में ऑसिलेशन आएगा, बहुत सारे केस अभी पढ़ने वाले हैं हम आगे, सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, ठीक है. वो आपको जो बताया था कि एक कंटेनर पानी में डाल के छोड़ देंगे, वहाँ पे भी ऑसिलेशन होगा. तो जहाँ जहाँ ऑसिलेशन होगा वहाँ बार बार हम ये निकालेंगे कि उसका टाइम पीरियड कितना है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. अप्रोच एज इट इज़ रहेगी सेम, कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है. पहले हम ये देखेंगे टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या, कि जब बॉडी अपनी मेन पोजीशन से दूर जाती है तो वो कौन सा फोर्स है जो उसका वापस खींचता है. रीस्टोरिंग फोर्स है, हमें पता है, राइट है. यहाँ पर वो फोर्स कौन सा है, उसकी वैल्यू होगी माइनस के वाई, राइट ना, माइनस के एक्स नहीं, क्योंकि वाई जितना बढ़ेगा एफ की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, राइट है. फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ, यहाँ पर, फिर यहाँ पर फोर्स को जीरो हो जाना चाहिए, फिर यहाँ पर पीक पे, फिर यहाँ जीरो हो जाना चाहिए, राइट है. और फोर्स हमें एक और चीज़ पता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, जानते हैं ना. और ये मास किसका है, इसी ऑसिलेटिंग बॉडी का मास है, राइट है. यहाँ से एक्सेलरेशन को सेपरेट कर दो, माइनस के बाय एम एंड वाई, ठीक है. बोलो, रिस्पॉन्स दो. अब ऐसे ही देते रहना, ठीक है. एक्सेलरेशन अभी अभी हमने निकाला माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, राइट ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस के अपॉन एम वाई. कुछ कैंसिल हो रहे हैं, बहुत बढ़िया. माइनस भी, शाबाश. तो ओमेगा मिल गया हमें अंडर रूट. अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल गई तो हमें टाइम पीरियड मिल गया, राइट है. क्यों, क्योंकि मैं ओमेगा को लिख सकता हूं 2π/t. बोलो, अंडर रूट के अपॉन, यहां से t को सेपरेट कर लो, t क्या हो जाएगा 2π अंडर रूट m/k, राइट है. दिस इज योर टाइम पीरियड. और आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है. टाइम पीरियड का इन्वर्स करना है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 1/2π अंडर रूट k/m, राइट. मतलब हमारा टाइम पीरियड किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक तो बॉडी के मास पे, सही है, और दूसरा क्या, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसके उस कांस्टेंट पे, वो जो कांस्टेंट फैक्टर है k, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा, राइट है. और ये सारी चीज़ें बॉडी की इलास्टिसिटी वगैरह पे डिपेंड करती हैं, ठीक है. लिख लो फास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे. डन. velocity amplitude is a omega, displacement amplitude is a, acceleration amplitude is omega square a,
उसमें माइनस भी लग रहा है। ये माइनस कुछ बता रहा है क्या? ये माइनस ये बता रहा है कि जहां पर देखो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड में क्या है, ओमेगा ए, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड क्या चल रहे हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। सही बात है? एक बार सुन लो पहले, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू जिसको आप वेलोसिटी एम्पलीट्यूड भी बोल रहे हैं वो है ओमेगा ए। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू जिसे आप एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। एक्सेलरेशन में माइनस आ रहा है, जो ये शो करता है, क्या शो करता है कि जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, और जहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, सेम बोल दिया क्या मैंने, वहां वेलोसिटी मिनिमम होगी। सही है ना? सही है? पक्का? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसे ही ध्यान रखें आप मेरा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? मीन पोजीशन पे। और एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे क्या जीरो था? देखो आपने वो टेबल बनाई है, मीन पोजीशन मतलब कि जीरो पे, t/2 पे और कंप्लीट t पे एक्सेलरेशन जीरो मिलना चाहिए। जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां एक्सेलरेशन जीरो है। ये बात अजीब है क्या? और जहां वेलोसिटी जीरो है वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। क्या ये बातें अजीब है? मतलब जब ये बॉडी ऊपर जा रही होगी तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, मगर इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा। अटपटा नहीं है थोड़ा सा? और जब ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी मगर एक्सेलरेशन कम हो रहा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन कम हो रहा हो और वेलोसिटी बढ़ रही हो? हो सकता है? नहीं हो सकता तो ऐसा होता कैसे? कैसी बात कर रहे हैं आप? इज दिस पॉसिबल? डेफिनेटली पॉसिबल। तुम लोग बस ध्यान नहीं देते कंसेप्ट पे, इसलिए बात समझ नहीं आती। एक्सेलरेशन के कम होने का मतलब ये नहीं होता कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एक्सेलरेशन के कम होने का मतलब होता है कि वेलोसिटी के इंक्रीज होने का रेट डिक्रीज होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब होता है कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। समझ रहे हैं ना? क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो बट स्टिल बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है आप लोगों से, तो आपने कहा था हाँ जी ऐसा हो सकता है। मुझे याद है कि आपने नहीं कहा था, मैं नहीं बताया था कि ऐसा हो सकता है। और ऐसा कब होगा? जब आप किसी बॉडी को ऊपर फेंके मैक्सिमम हाइट पर, जब ये जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी बट स्टिल एक्सेलरेटिंग, राइट ना? और एक्सेलरेशन वहां पे था जी, राइट है? तो ऐसे ही ये बॉडी जब ऊपर की तरफ जाती है तो इसकी वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कम होती है, और फिर टॉप पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी कम हो रही है पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब समझते हैं ना आप? इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी कम हो रही है और धीरे धीरे वेलोसिटी के कम होने का रेट बढ़ रहा है। जैसे अगर बॉडी अभी 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, एक सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाती है 18 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, राइट है ना? लेकिन वहीं पर अगले सेकंड में बॉडी की स्पीड 18 से 14 हो जाती है। अब एक्सेलरेशन आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। नहीं आई बात समझ में? अगले सेकंड बॉडी की स्पीड 14 से 8 हो जाती है, एक्सेलरेशन आया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो बॉडी की वेलोसिटी तो लगातार कम हो रही है पर कम होने का रेट बढ़ रहा है। मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। मगज में आया क्या? तो आई क्या हो गया? इससे इजी क्या हो सकता है? राइट है ना? इस यही कारण है कि जहां वेलोसिटी सबसे ज्यादा वहां एक्सेलरेशन सबसे कम हो जाए। एक्सेलरेशन सबसे कम कहां होगा? मीन पोजीशन पे जीरो हो जाएगा। और आपको वैसे भी पता है कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे जीरो होगा। बताओ कैसे? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बताओ बताओ मित्र बताओ। एंगल
क्योंकि जब बॉडी मीन पोजीशन पर ही है तो उसमें कोई रीस्टोरिंग फोर्स लग नहीं रहा। रीस्टोरिंग फोर्स कब लगता है? जब आप मीन पोजीशन से दूर जाते हैं। सही बात है, जितना दूर जाएंगे उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा ma उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा। m तो कांस्टेंट है, पर जब बॉडी मीन पोजीशन पे ही आ गई तो रीस्टोरिंग फोर्स जीरो हो गया, और रीस्टोरिंग फोर्स जीरो, f अगर जीरो है, f इक्वल्स टू ma, देन a इज ऑल्सो जीरो, राइट ना? इजी सी बातें हैं, समझ रहे हैं आप ऑसिलेशन को? बहुत बढ़िया बात लगे आप लोग। तो वेलोसिटी चेंज होती है, हाँ होती है। जब वो मीन पोजीशन पे आती है तो बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी घटते हुए रेट के साथ। जब बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर जाएगी तो वेलोसिटी कम होगी बढ़ते हुए रेट के साथ। समझ रहे हैं ना आप बात को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये सेंसिटिव बातें हैं, देखो समझ में तो अभी तो 100% है, आपके समझ में आ जाएंगी, पर इसका रिवीजन नहीं किया तो जितनी जल्दी दिमाग में जा रही है उतनी जल्दी दिमाग से निकल भी जाएंगी। सही बात है ना? और मैं कितना ही हाथ पांव जोड़ लूं, रिवीजन तो आप करने वाले हो ही, है ना? करते ही हो। हाँ जी, रिपीट नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, ये अच्छा है, ईमानदार रहना अच्छा है, ठीक है। बॉडी अगर मीन पोजीशन पे है, देखो यहां पर आपने एक स्ट्रिंग लगा रखी है, उससे मास बांध रखा है, एक और ये रबड़ बैंड है तो ठीक है, इससे हमने एक बॉल को बांध रखा है। अभी अपनी रिलैक्स पोजीशन पर है, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, मस्त चिल बैठी हुई है ये। जब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो आप इस पर वर्क करेंगे, आप जितना इस पर वर्क करेंगे वो वर्क इसमें एज ए एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और वो इसको अभी पोटेंशियल एनर्जी देगा। आप कितना लंबा उसको खींच के ले जा रहे, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि तोड़ के हाथ में ही ले आओ, समझ गए ना? इसकी लिमिट में, इलास्टिक लिमिट में, हाँ उससे बहुत पहले मित्र, ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया, राइट आंसर, एग्जैक्टली राइट आंसर, यील्ड पॉइंट से पहले, क्योंकि फ्रैक्चर पॉइंट तो कहाँ चले गए आप, उसके पहले तो प्लास्टिक लिमिट आ जाती है। तो प्लास्टिक लिमिट में तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ खींच दिया वो यहीं लटकी रहेगी, ऊपर ही नहीं जाएगी, क्या फ़ायदा? सही बात है। तो हमने नीचे किया। इस टाइम पर बताओ क्या बॉडी पे लगने वाला फोर्स सबसे ज़्यादा होगा? जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा और फोर्स कम होता चला जाएगा इस पे लगने वाला, बिकॉज F इज इक्वल्स टू माइनस के वाई। वाई जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा। जब बॉडी यहाँ पर है, अपनी एक्सट्रीम पर है, दैट इज अपने एम्पलीट्यूड पर है, तो फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता फोर्स। सही बात है। अब जैसे ही आप इसे छोड़ोगे ए कम होता चला जाएगा, मतलब वाई कम होता चला जाएगा, फोर्स कम होगा तो इसका मतलब क्या एक्सेलरेशन कम नहीं होगा? अरे भाई F इज इक्वल्स टू एम ए इज F अपॉन एम, राइट ना? तो फोर्स कम हो रहा है तो मास तो कांस्टेंट है, मास में थोड़ी बदलाव आ रहा है। फोर्स कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है। एक्सेलरेशन कम हो रहा है पर क्या बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है? यहां पे तो वेलोसिटी जीरो थी, आपने छोड़ा तो बॉडी की वेलोसिटी ने बढ़ना चालू किया है, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, फोर्स और एक्सेलरेशन कम हो रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? देखो कम हो रहा है लेकिन वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, एक वैल्यू से कम होता जा रहा है। जैसे मान लो इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था, उसके बाद 9 लगेगा, 8 लगेगा, करते करते मीन पोजीशन पे फोर्स जीरो हो जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पर फोर्स की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा था, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, अरे हाँ या ना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी, पर वेलोसिटी तो इंक्रीज ही होगी। जैसे यहाँ वेलोसिटी जीरो थी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम था, एक्सेलरेशन था मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, कितने का? 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकंड बाद वो वेलोसिटी कितनी कर देगा जीरो से? 10 मीटर पर सेकेंड। सही बात है। पर जैसे ही आप थोड़ा आगे गए तो फोर्स कम हो गया लगने वाला, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कम हो गया। अब एक्सेलरेशन कितना हो गया? अब मान लो 8 हो गया। तो एक सेकंड में पहले बॉडी ने 10 मीटर पर सेकेंड गेन किया है, पर अब वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड होगी। अगले सेकंड में मात्र 8 मीटर पर सेकेंड आया है। नहीं आई बात समझ में? फिर और आगे गए, फोर्स और कम हो गया, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो गया। अब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी पर 6 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ेगी।
अब 18 से 6 24 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी तो लगातार बढ़ ही रही है, पर वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कम हो रहा है। तो यहां आते आते एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन 0 का होने का मतलब अब वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो अब अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच चुकी है। अब इसके बाद जब जाओगे तो वेलोसिटी कम होगी, पर एक्सेलरेशन, इतनी सी बात है। अभी भी नहीं? बहुत बढ़िया, लिख लिया है ना ये? ठीक है, जल्दी कंप्लीट कर। ये जो लिखा है मैंने सही है ना? सही है। तो क्या मैं इसको m/k को अगर सेपरेट करूं तो मैं उसे y/a लिख सकता हूं? तो इसको अगर आप इस टर्म में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, y/a मतलब 2 पाई, और ये क्या है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ या ना? और ये क्या है? अद्भुत। नेक्स्ट टॉपिक डाल दो, एनर्जी इन SHM, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो उसके पास एनर्जी तो होती है, हमने एनर्जी दी है उसे, हमने उस पर वर्क किया, वो मस्त मेन पोजीशन पे चिल कर रही थी, और हमारे कुछ हुआ अंदर से, हमने पकड़ के ऐंठ दिया उसे, अब उसने ऑसिलेशन करना चालू कर दिया, राइट है ना? आपने जितना उस पर वर्क किया उतनी एनर्जी उसके अंदर आ गई है, पर एक्सट्रीम पर वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। वो जितना मीन पोजीशन की तरफ जाएगी पोटेंशियल लूज होती चली जाएगी, काइनेटिक गेन होती चली जाएगी, फिर वो मीन से आगे जाएगी, काइनेटिक लूज होती चली जाएगी, पोटेंशियल गेन होती चली जाएगी, फिर वो वापस, और यही ड्रामा चलता रहेगा। तो हम पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, फिर काइनेटिक निकाल देंगे। आप बोलोगे पहले काइनेटिक निकाल देंगे फिर पोटेंशियल निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है उस हिसाब से निकालते हैं। बॉडी तो मीन पोजीशन पे थी, बॉडी मीन पोजीशन पे थी, हमने इसे उठा के ऊपर फेंक दिया, वाई डिस्प्लेसमेंट दी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वर्क निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ बॉडी को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी पहले। और इसमें यहाँ पर क्या है कि आप सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, आपको पता है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम कर देते कि kx को सीधा मल्टीप्लाई कर के y को मल्टीप्लाई कर देते y से, पर उसके लिए फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए था। यहाँ पर आपका जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स है, आप y बढ़ाते हो तो f बढ़ता है, और ऐसे केसेस में हमें सहारा लेना पड़ता है किसका? इंटीग्रेशन का। तो हम एक छोटा सा डिफरेंशिएबल पार्ट लेट कर लेंगे dy, सही बात है, और देख लेंगे इतने से पार्ट में हमें कितना वर्क करना पड़ा, या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स कितना वर्क कर रहा है, राइट है। तो जैसा कि हम जानते हैं, तो dw क्या होगा? डिफरेंशिएबल पार्ट ऑफ वर्क इज व्हाट? f dy, राइट है? बोलते ही नहीं है। तो dw क्या आ गया? मैं लिख दूं ky dy, क्या माइनस लगाएं? बताओ ना। नहीं लगाऊंगा माइनस, बुक ने भी नहीं लगा रखा, मैं भी नहीं लगाऊंगा, रीजन दो। क्या डिफॉर्मिंग फोर्स टुवर्ड मीन पोजीशन है? क्या डिस्प्लेसमेंट आप उसके अगेंस्ट दे रहे हो, राइट है? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री का है। तो फोर्स का वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एक्स कॉस थीटा, थीटा 180 डिग्री, कॉस 180 -1, तो वो -1 इस माइनस के वाई से मल्टीप्लाई होकर निपट गया। नहीं आया समझ? लिख के दिखाएं। बहुत बढ़िया, बस मैं यहां लिख देता हूं कि थीटा, अब चल जाएगा काम, राइट है? क्या हमें यही चाहिए था? नहीं, हमें पूरा वर्क चाहिए, वही इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने वाला है, राइट ना? बोलो। तो पूरा वर्क निकालने के लिए आपको dw को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको? ky dy को, 0 से लेके y ही कह लो,
लिमिट वही ले लेते हैं, ठीक है। के बाहर, बोलो इसका इंटीग्रेशन। अद्भुत हैं आप लोग। वाई स्क्वायर अपॉन, अच्छा मैंने अपर लिमिट पुट कर दी, दिख रही है, माइनस लोअर लिमिट भी कर दी, दिख रही है, ऐसे ही कर देता हूँ मैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1/2 के वाई स्क्वायर, और ये हमें दिख भी रहा है कि ये मैक्सिमम कहाँ पर होगी, वाई वेरिएशन। तो मैक्सिमम करने के लिए वाई को मैक्सिमम करना पड़ेगा, वाई की मैक्सिमम वैल्यू ए है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, एक्सट्रीम पर। तो 1/2 के ए स्क्वायर हो जाएगी, राइट है, अद्भुत, लिख लें। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल तो निकाल दी हमने, अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी बहुत आसान है, भी 1 मिनट में निकल आएगी। देखो हमें पता ही है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर 1/2 m, वेलोसिटी कितनी आई थी आपकी, ओमेगा अंडर रूट ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, राइट ना। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। ओहो, कैसे काम करते हो यार तुम मतलब इतना तो स्क्वायर से रूट नहीं घटेगा, बताओ, ऐसी सिली मिस्टेक नहीं चलेंगी, ठीक है ना। सुनो सुनो, वैसे ये दिक्कत है। वापस अब मैं एक काम कर रहा हूं, बताओ सही है या गलत। मैं m ओमेगा स्क्वायर को k लिख रहा हूं, a को भी k लिख रहा हूं, y को भी k लिख देता हूं। ये तो हो रहा है। हाँ तो बताओ मुझे कि m ओमेगा स्क्वायर k कैसे हो गया। हमने f पढ़ा माइनस k y, हमने f पढ़ा, हाँ यही पढ़ा, f इज व्हाट, ma, सही बात है। m को एज इट इज रहने दो, a की जगह लिख सकते हो आप माइनस ओमेगा स्क्वायर y, अरे हाँ या ना, y से y माइनस से माइनस, k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर है, तो चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, लिख लो। देखो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहां पर फिर समस्या है, ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी होती, कितनी बार बताया आपको, यहां रूट नहीं आएगा, है ना। आप ऐसे बार बार मुझे मैनिपुलेट करके लगवा देते हैं, अब मत करना। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम कब होगी, तो हमें देख के पता लग रहा है y की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उतना कम होने वाला है, राइट है ना, माइनस हो रहा है। तो मैक्सिमम होने के लिए काइनेटिक एनर्जी को y 0 होना चाहिए, राइट है ना, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी 1/2 के ए स्क्वायर। क्या पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम के ए स्क्वायर ही आई थी, हाफ के ए स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर, वहां पे वाई ए हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू है, फर्क ये है कि ये वैल्यू तब है जब वाई 0 है, मतलब मीन पोजीशन, और पोटेंशियल मैक्सिमम तब है जब वाई ए है, मतलब कि एक्सट्रीम, सही बात है, अद्भुत हैं आप लोग। नेक्स्ट इज टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी के ई प्लस PE, that is 1/2 k a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 k y स्क्वायर, यही है ना।
सही बात है? नहीं, मैक्सिमम ऐड करना ये जरूरी नहीं है, आप किसी भी पोजीशन पे ऐड करेंगे टोटल एनर्जी सेम आएगी। ठीक है यार, देख लेना भाई। तो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस 1/2 के वाई स्क्वायर प्लस 1/2 के वाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। मतलब टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, और हमें पता था यही आएगी, क्योंकि जब एक्सट्रीम पर पूरी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई थी तो इतनी थी, मेन पोजीशन पे पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई थी तो इतनी थी। तो टोटल हमेशा यही रहती है, बस आप एक्सट्रीम से जैसे जैसे आगे जाते हैं पोटेंशियल कम होती जाती है, काइनेटिक बढ़ती जाती है, कहीं पे भी सम करोगे यही मिलेगी। नहीं आई बात समझ में? एक कम हो रही है एक बढ़ रही है, पर इनका सम हमेशा कांस्टेंट है, और वो है 1/2 के ए स्क्वायर। राइट है? तो इसका ग्राफ भी समझ लें, बहुत ही सिंपल सा है। वोरा गेट खोलो और निकल जाओ। एनर्जी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो एक तो ये बनाया मैंने, ये देख के ही पता लग रहा है कि जब y 0 है तो एनर्जी मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पर मतलब ये एम्पलीट्यूड है, इन पे ये 0 है, तो मतलब कि ये कौन सी एनर्जी है, जो y की वैल्यू 0 पर मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पर 0 हो रही है, कौन सी एनर्जी है ये, काइनेटिक। तो ये ग्राफ बन गया आपका काइनेटिक एनर्जी का। राइट है? एक और जो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पे 0 है, वो कौन सी होगी, तो ये ग्राफ बन गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का। राइट है? और ये है आपकी टोटल एनर्जी जो हर जगह कांस्टेंट है। किसी भी पोजीशन पे देखें, मान लो मैं वाई एम्पलीट्यूड पे नहीं जा रहा, मैं इस पोजीशन पे चेक करता हूँ, इस पोजीशन पे मेरे को अपनी जो वैल्यू है किसकी, ये कौन है, पोटेंशियल, पोटेंशियल की इतनी मिलती है। राइट है? और काइनेटिक की वैल्यू इतनी मिलती है। जब मैं इसमें ये पार्ट ऐड करूंगा मेरे को टोटल एनर्जी मिलेगी। नहीं आई बात समझ में? यहाँ इस पॉइंट पे देख रहे हो आप, किसी वाई डिस्प्लेसमेंट पे देख रहे हो कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल इतनी मिल रही है, काइनेटिक इतनी मिल रही है। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? नहीं, सही है। काइनेटिक इतनी, पोटेंशियल इतनी, दोनों को ऐड करो, इसको उठा के ऊपर रख दो, टोटल एनर्जी मिलेगी। किसी भी पॉइंट पे ऐड करोगे, इसको इससे ऐड करोगे, टोटल ही मिलेगी, टोटल कांस्टेंट है। सही है? काइनेटिक और पोटेंशियल वेरी कर रही हैं। बस अभी के लिए इतना ही, लिख लो फटाफट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।